जय श्री राम सभी को। मैं आर्यन स्वागत करता हूं आपका जेएसआर क्लासेस में। हम कर रहे हैं क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर एक्सप्लोरेशन एंटरिंग द वर्ल्ड ऑफ सेकेंडरी साइंस। ये चैप्टर आपका बड़ा ही खूबसूरत है, प्यारा चैप्टर है। इस चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा कि साइंस जो है वो कैसे इवॉल्व हुई, स्टार्ट हुई, कैसे एक्सपेरिमेंट होते हैं, किन किन लोगों ने यानी कैसे इनका कंट्रीब्यूशन, लोगों का कंट्रीब्यूशन आया साइंस में, और साइंस आपस में इंटरकनेक्टेड कैसे है, साइंस आर्ट्स से कैसे कनेक्टेड है, साइंस सोशल साइंस से कैसे कनेक्टेड है, या फिर साइंस में जो केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी या अर्थ साइंस होती है वे आपस में कैसे कनेक्टेड है, उसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। और हम छोटी छोटी चीजों के बारे में देखेंगे कि साइंस की जर्नी क्या क्या है, ठीक है, कैसे स्टार्ट हुई और अभी भी साइंस क्या कर रही है, इवॉल्व हो रही है। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो वो भी क्या है, साइंस ही है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। साइंस बिगिंस विथ क्यूरियोसिटी। साइंस जो है वो ऐसे ही स्टार्ट नहीं हुई, वो क्यूरियोसिटी से स्टार्ट हुई। कैसे? आप क्या करते हो, वर्ल्ड को केयरफुली ऑब्जर्व करते, देखते हो कि वर्ल्ड में क्या हो रहा है, ठीक है, आपके आसपास क्या हो रहा है, आपने ऑब्जर्व किया कुछ चीज, फिर आपके मन में सवाल आता है कि अच्छा ये ऐसे हुआ क्यों। फिर क्या करते हो, आप समझते हो कि ये ऐसा हो क्यों रहा है, हाउ थिंग्स वर्क। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, जैसे कि आसमान नीला दिखता है तो आपने देखा अच्छा आसमान तो नीला दिख रहा है, फिर आपके दिमाग में आया अच्छा आसमान नीला ही क्यों दिख रहा है, कोई और कलर का भी तो हो सकता है। फिर आपने क्या किया, क्वेश्चन किया कि अच्छा आसमान क्यों नीला है। फिर क्या हुआ, फिर आपने बुक्स वगैरह पढ़ी, एक दो चीजें इसके रिलेटेड पॉइंट पढ़े, फिर आपको समझ में आया कि जो वायलेट लाइट होती है उनकी जो स्कैटरिंग पावर है वो काफी अच्छी होती है एज कंपेयर टू रेड, यानी वायलेट, ब्लू, इंडिगो, इनकी क्या होती है, ज्यादा होती है स्कैटरिंग। अब हमारी आंख जो है, आई, वो ब्लू कलर को अच्छे से सेंसेशन करती है, तो इस वजह से हमें क्या करता है, आसमान जो है वो ब्लू नजर आता है। तो ऐसे आपको क्या मिला, आंसर मिला। तो ऐसे ही साइंस की स्टार्टिंग हुई। क्या हुआ पहले, इट स्टार्टेड विथ वंडर। आपने कोई चीज ऑब्जर्व करी, फिर क्या हुआ, आपको अचंभा हुआ कि अच्छा ऐसा ही क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों नहीं हुआ। फिर एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये चीज क्या हुई, डेवलप्ड हुई। एक्सपेरिमेंट हुए, रिजल्ट्स निकल के आए, फिर हमें पता चला। ठीक है, तो आपने क्या किया, ऑब्जर्व किया, क्वेश्चन किया, फिर आपको पता चला एक्सपेरिमेंट के थ्रू। तो साइंस जो है ऑलवेज इवॉल्विंग। साइंस क्या कर रही है, ऑलवेज इवॉल्व हो रही है, नई नई चीजें आ रही है, नई नई थ्योरीज आ रही है, नए नए कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, एडअप होते जा रहे हैं। ठीक है, अगर कुछ पुराना है, अगर वो किसी एक्सपेरिमेंट को सही तरीके से प्रूव नहीं कर पा रही तो उससे रिलेटेड क्या मिलेगा, हमें रिजल्ट मिलेगा, फिर हम उसमें क्या करेंगे, करेक्शन वगैरह करेंगे, या फिर अगर कुछ चीज पहले डेवलप हो गई और उसके आगे नहीं हो रही थी और आज के टाइम पे हो गई तो उसे क्या करेंगे, एडअप कर देंगे। ठीक है, तो साइंस क्या कर रही है, इवॉल्व हो रही है। साइंस इज पर्पसफुल एक्सप्लोरेशन नॉट रैंडम गैस। ये साइंस कोई रैंडम गैस नहीं है। एक्सपेरिमेंट से आप क्या करते हो, रिजल्ट निकालते हो। ऐसा नहीं है कि दो मैच चल रहे हैं इंडिया पाकिस्तान का, तो आपने बोल दिया कि इंडिया ही जीतेगी क्योंकि हर बार इंडिया जीतती है। अगर वहीं पे एग्जाम्पल दूसरा लेके इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा है, तो पिछली बार अगर कोई और कंट्री जीती थी, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा वरना भड़क जाएगी पब्लिक, तो रैंडम गैस से आप बता नहीं सकते कि इंडिया जीतेगी या ऑस्ट्रेलिया जीतेगी। ठीक है, तो साइंस कोई रैंडम गैस नहीं है, यहाँ पे एक्सपेरिमेंट होके रिजल्ट निकलते हैं। अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्लेक्सिटी इन नेचर। जो हमारा वर्ल्ड है वो बच्चा बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, वेरी कॉम्प्लेक्स नेचर का है। तो साइंस क्या करती है, मॉडल्स यूज करती है, छोटे छोटे मॉडल्स बनाती है। मॉडल्स क्या करते हैं, पहले तो मॉडल्स होते क्या है, सिंप्लीफाइड रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल सिस्टम। जो चीज वर्ल्ड में है उसका एक छोटा वर्जन जो कि काफी सिंप्लीफाइड हो, जो समझने में आसान हो, उसी को मॉडल कहेंगे हम। ठीक है, एक तो रियल चीज है जो काफी कॉम्प्लेक्स है, जैसे सन है, सन का आप एक छोटा सा मॉडल बना लोगे ताकि उसके बारे में रिसर्च कर सको, सर्च कर सको उसके बारे में क्या क्या है वो। अब ऐसा तो नहीं आप सूरज के पास जाओगे तब उसे देखोगे क्या है उसमें क्या नहीं है ना, तो उसका क्या बनाओगे, मॉडल बनाओगे। फोकस ओनली ऑन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। क्या क्या उसमें मॉडल में होगा, जो जो इंपॉर्टेंट है,
जैसे सूरज के लिए टेम्परेचर वहां पे इंपॉर्टेंट है, या फिर जो भी उसमें रिएक्शन हो रही है वो इंपॉर्टेंट है। साइज वगैरह इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आपको क्या करना है, चीजें देखनी है क्या क्या उसमें होता है। तो आप बड़े में देख लो या छोटे में देख लो, एक ही बात है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे फोकस होती है। जैसे फिजिक्स में जो कार मूव हो रही है, तो कैलकुलेशन से या फिर कैलकुलेशन करने के लिए क्या होता है, करते हैं हम उसे एक पॉइंट की तरह ट्रीट करते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री में एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स को क्या करते हैं, स्फीयर की तरह ट्रीट करते हैं, उसे स्फीयर की तरह देखते हैं। हालांकि ऐसा नहीं होता, लेकिन उसे क्या करते हैं, स्फीयर की तरह देखते हैं, ताकि हम अच्छे से समझ पाए, आसान तरीके से समझ पाए। बायोलॉजी में सेल जो है डायग्राम वगैरह से देखते हैं। अब आप बार बार सेल को तो देखोगे नहीं कि सेल में क्या हो रहा है, तो आप एक बार सेल को देख के उसका मॉडल बना लोगे, जिसको समझाना हो समझा दोगे। ठीक है, या फिर कुछ चीज और देखनी है तो देख लोगे। अब बार बार आप सेटअप बैठा के माइक्रोस्कोपिक लेवल पे सेल तो नहीं देखोगे, है ना, तो मॉडल बनाते हो। While making models, some details are ignored intensely. This helps too. जब हम मॉडल्स बनाते हैं तो कुछ डिटेल्स हम क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं जानबूझ के। ऐसा क्यों करते हैं, ताकि चीजें आसान हो जाए और हम उन्हीं चीज पे फोकस कर सके जिस पे करना है। एग्जाम्पल देखो, इग्नोरिंग एयर रेजिस्टेंस व्हाइल स्टडिंग फॉलिंग ऑब्जेक्ट। ऊपर से जैसे ये मार्कर गिर रहा है, तो आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है कि ये ऊपर से नीचे कितनी देर में आएगा। तो सबसे पहले तो आप एक स्पीड देख लोगे और कितना डिस्टेंस है ये देख लोगे। तो आपने इग्नोर क्या क्या किया, इसके ऊपर जो एयर रेजिस्टेंस लग रहा है। आप एक पत्ते को या फिर किसी पंखुड़ी को ऊपर से गिराते हो तो कैसे गिरता है, धीरे धीरे गिरता है, तो उसमें क्या लगता है, नीचे से एयर रेजिस्टेंस। एयर क्या कर रही है, उसको एक तरीके से रोक रही है। लेकिन मार्कर के केस में एयर रेजिस्टेंस बहुत ही ना के बराबर है, तो आप क्या करोगे, उसको इग्नोर कर दोगे कि इसको इग्नोर कर देते हैं, वैसे भी ज्यादा फर्क नहीं आएगा। तो क्या किया आपने, एयर रेजिस्टेंस इग्नोर कर दिया। इग्नोरिंग इंडिविजुअल सेल्स व्हाइल स्टडिंग द हार्ट। जब आप हार्ट के बारे में पढ़ोगे तो उसमें आप क्या देखोगे, बेसिक बेसिक फंक्शंस देखोगे कि क्या होता है, कि हार्ट का काम क्या है, पंप करना ब्लड को। ठीक है, 4 चैम्बर होते हैं। पहला खून किस में आता है, ब्लड किस में आता है, किसके थ्रू बॉडी में पंप होता है, किसके थ्रू वापस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, फिर वापस वो ऑक्सीजनेटेड में कैसे बदलता है। तो ये सारी चीज देखोगे। अब आप ऐसा तो नहीं है हर एक सेल के बारे में पढ़ोगे, हर एक इंडिविजुअल सेल के बारे में पढ़ोगे। तो क्या किया आपने, सारे सेल हटा दिए, आपने क्या किया, बेसिक जो उसका हार्ट का फंक्शन है उसे पढ़ा। तो क्या इग्नोर किया आपने, इंडिविजुअल सेल्स की स्टडिंग। ठीक है, एक सेल की पढ़ लो या फिर सारे एक साथ पढ़ लो, एक ही बात है। ठीक है, मेघनाथ साहा सिंप्लीफाइड स्टार्स, ये एक साइंटिस्ट है, इन्होंने स्टार के ऊपर रिसर्च करी। इन्होंने क्या किया, उस स्टार को कैसे देखा, उन्होंने उसको एक हॉट गैस की तरह देखा। ठीक है, इग्नोरिंग कॉम्प्लेक्स इंटरनल प्रोसेस, उसके अंदर कितनी कॉम्प्लेक्स चीजें हैं उन सबको इग्नोर कर दिया। ठीक है, रिजल्ट क्या निकल के आया, उन्होंने एक्सप्लेन किया कि स्टार का जो कलर है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अब उन्होंने किन किन चीजों पे फोकस किया होगा, कि टेम्परेचर पे फोकस किया होगा, प्रेशर पे फोकस किया होगा, उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट या फिर आयंस प्रेजेंट है उनके ऊपर फोकस किया होगा। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें उन्होंने इग्नोर करी है। तो ऐसे उन्होंने क्या किया, रिजल्ट दिया। अब आपके लेवल पे आपने तो इतनी सारी चीजें नहीं पढ़ी, तो आप किस किस चीजों को इग्नोर करोगे, कैसे पता चलेगा। तो आपके लेवल पे 2 एग्जाम्पल है, क्रिकेट शॉट। इसका अगर आपको एक मॉडल बनाना है कि एक बैट्समैन ने शॉट लगाया, ठीक है, तो आपको क्या देखना है कि वो जो बॉल है वो बाउंड्री के पार गई है, छक्का है या चौका है। तो आप कैसे देखोगे, पहला तो आप ये देखोगे कि बाउंड्री टप्पा खा के जा रही है बाउंड्री से पहले या फिर सीधा जा रही है। ठीक है, स्पीड देखोगे कितनी स्पीड है, तो ये 2-3 चीजें देखोगे आप। मास देखोगे कितनी भारी है बॉल, उस हिसाब से आप देखोगे कितना फोर्स लगाया है तो वो पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी। अब कुछ चीजें हैं जो इग्नोर कर सकते हो आप ये देखोगे कि उस ग्राउंड में घास कितनी है, नहीं देखोगे। बैट्समैन ने बैट किस ब्रांड का ले रखा है वो नहीं देखोगे। बैट्समैन ने कौन सी कलर की टी शर्ट पहनी है वो नहीं देखोगे। बॉल का कलर कौन सा है वो नहीं देखोगे। बॉल के ऊपर जो लेदर की बॉल होती है वो उसमें स्टिचिंग वगैरह होती है थोड़ी, है ना, वो नहीं देखोगे आप। तो इतनी सारी चीजें आप क्या करोगे, इग्नोर कर दोगे। ऐसा ही साइंस में भी इग्नोर किया जाता है मॉडल में। दूसरा है बाइसाइकिल राइडिंग।
जिसमें आप घर से क्या कर रहे हो, स्कूल जा रहे हो या स्कूल से घर जा रहे हो। तो इसमें आप क्या क्या देखोगे, रास्ता डिस्टेंस देखोगे कितना है, कितना टाइम लगेगा आपको, ठीक है। तो ये 2-3 चीजें देखोगे आप क्या ये देखोगे कि बाइसिकल का कलर कौन सा है, रास्ते में कौन कौन से आपके दुकान आ रही है, ये देखोगे नहीं ना। तो आप क्या देखोगे, डिस्टेंस कितना है, ट्रैवल कितना कर रहे हैं हम, स्पीड कितनी है, तो ये 2-3 चीजें देखोगे आप। तो क्या किया हमने, मॉडल जब बनाया तो हमने काफी चीजों को इग्नोर कर दिया। क्यों इग्नोर कर रहे हैं हम डिटेल्स को, ताकि चीजें सिंप्लीफाई हो जाए और हम उसी चीज पे फोकस कर सके जो हमें समझनी है, ठीक है। साइंटिफिक लैंग्वेज देखते हैं, यानी साइंस की क्या क्या लैंग्वेज है। साइंस यूजेस प्रिसाइज एंड स्पेसिफिक टर्म। साइंस में आपको क्या नजर आएंगे, अलग अलग स्पेसिफिक टर्म नजर आएंगे जिनकी स्पेशल मीनिंग होगी, जैसे फोर्स हो गया, वर्क, मास, वेलोसिटी, करंट, रिएक्शन, सेल। इन सभी स्पेसिफिक टर्म को आप समझोगे आने वाली क्लासेस में, ठीक है। मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ साइंस। जैसे इंग्लिश वगैरह तो साइंस की लैंग्वेज है ही है, मैथमेटिक्स भी क्या है, साइंस की एक लैंग्वेज है। जैसे आपके अंदर रूह है, आत्मा है, ऐसे ही साइंस की क्या है, आत्मा मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के बिना साइंस जो है वो अधूरी रहेगी। मैथमेटिक्स हेल्प क्या क्या करता है, रिलेशनशिप एक्सप्रेस करता है, क्लियरली थिंक कराता है। जैसे मान लो अगर कोई इक्वेशन है, उसका जो आंसर आना है, तो उसके बारे में हम क्या कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लो कि किसी बॉल को हिट किया किसी फोर्स से, तो वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक कितने टाइम में पहुंचेगी, तो वो टाइम हमें क्या कराता है, थिंक कराता है कितने टाइम में पहुंचेगी, प्रिडिक्ट करता है, ठीक है। रिजल्ट भी वो क्या करता है, प्रिडिक्ट करता है। तो यानी मैथमेटिक्स जो है वो साइंस की एक बहुत अच्छी लैंग्वेज है, जिसके बिना साइंस अधूरी है। इक्वेशंस क्या होती है, दे शो रिलेशनशिप्स बिटवीन क्वांटिटी। जैसे मैंने अभी बताया, फोर्स, मास, वर्क, तो ये आपस में इंटरकनेक्टेड कैसे हैं। जैसे अभी एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। फोर्स होता है आपका एम ए, मास, ये एक्सेलरेशन, ये फोर्स, ठीक है। अभी टेंशन मत लेना, आगे आने वाली क्लास में आपको सब बताया जाएगा। तो ये क्या है, इक्वेशन है। तो ये रिलेशनशिप बता रहा है मास और एक्सेलरेशन का फोर्स के साथ, ठीक है। तो ये मैथमेटिक्स क्या करती है, एक्सप्रेस करती है। अब ये जो आपको फिजिकल क्वांटिटी दी है, रिएक्शन तो नहीं है फिजिकल क्वांटिटी, ये है फोर्स, वर्क, मास, वेलोसिटी, करंट। ये जो आपकी फिजिकल क्वांटिटी है, इनको मेजर करने के लिए यूनिट्स है, स्पेशल यूनिट्स है। जैसे फोर्स को हम न्यूटन में मेजर करते हैं, वर्क को जूल में, मास को हम किलोग्राम में, वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में, करंट को एम्पियर में, ठीक है। तो ये सब क्या है, यूनिट्स है इन सारी फिजिकल क्वांटिटी में। अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी के अलग अलग यूनिट्स हैं, ठीक है। तो वो हम देखेंगे क्या होती है। अब मैथमेटिक्स कैसे जरूरी है साइंस में, ये कुछ एग्जांपल्स और देख लो। जैसे मोशन में मैंने अभी बताया, डिस्टेंस, टाइम, वेलोसिटी, ये सारे क्या होते हैं, आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। टाइम, वेलोसिटी पता चल जाएगा आपको तो डिस्टेंस निकाल लोगे, ठीक है। केमिस्ट्री में रेट ऑफ रिएक्शन, यानी रिएक्शन हो रही है तो वो कितने टाइम में होगी, कितनी जल्दी होगी, तो ये भी मैथमेटिक्स की वजह से होता है। बायोलॉजी में पॉपुलेशन ग्रोथ, तो ग्रोथ तो आप काउंट करोगे, वो भी तो मैथमेटिक्स से ही करोगे, है ना। तो ये क्या है, एक्सप्रेशन, इक्वेशन वगैरह आपको मैथमेटिक्स देती है, जिससे आप रिजल्ट को प्रिडिक्ट कर सकते हो या फिर समझ सकते हो। इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट्स, अभी मैंने यूनिट्स की बात करी, तो स्टैंडर्ड यूनिट्स की इंपॉर्टेंस क्यों है, क्या है, यूनिट्स मस्ट बी सेम एवरीवेयर। हर जगह जो यूनिट है मेजर करने के लिए वो सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहां आप किलोग्राम में मेजर करते हो और एक जगह आप जाओगे वहां पे पाउंड्स में मेजर करोगे या किसी और यूनिट में मेजर करोगे। जैसे हमारे यहाँ इंडिया में आम वगैरह जो है धड़ी के हिसाब से ले लेते हैं, एक धड़ी में 5 किलो होता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको एक ही यूनिट जो है वो यूज करनी चाहिए हर जगह। ऑलमोस्ट अब तो हो भी गया है ऐसा, ठीक है। गांव वगैरह के एरिया में आपको अलग यूनिट मिल सकती है, जैसे मैंने अभी एग्जांपल बताया धड़ी का, कि एक धड़ी में 5 किलो होते हैं, तो ऐसे यूज कर सकते हैं। जैसे 1 किलो राइस शुड बी सेम एवरीवेयर, 1 किलो जो चावल है वो हर जगह 1 किलो ही मिलने चाहिए, ठीक है। अब कहीं कहीं पे पॉन्ड्स में क्या करते हैं, मेजर करते हैं, जैसे केक आता है तो बोलते हैं 1 LB का केक दे दो, ठीक है। तो किलोग्राम और LB में फर्क है, 1 kg में
2.2 LB होते हैं यानी पाउंड्स होते हैं। ठीक है, तो यूनिट्स क्या है, अलग अलग है इनमें। तो हर जगह यूनिट्स अगर सेम हो जाए तो क्या बेनिफिट मिलेगा, फेयर ट्रेड होगा, एक्यूरेट साइंस होगी। जो भी एक्सपेरिमेंट वगैरह कर रहे हो अगर उनकी यूनिट सेम रखेंगे तो क्या होगा, एक्सपेरिमेंट जो होंगे वो सही होंगे, एक्यूरेट निकलेंगे। इजी कंपैरिजन, जैसे केले का एग्जांपल ले लो, कहीं कहीं पे ज्यादातर तो वैसे दर्जन में ही केले बिकते हैं, लेकिन कहीं कहीं पे मथुरा साइड चले जाओगे आप तो वहां पे क्या होता है, केले को किलो के हिसाब से बेचते हैं। कहीं यूपी के एक दो जगह ऐसे भी हैं जहां पे किलो के हिसाब से केले को बेचा जाता है। तो कहीं पे किलो के हिसाब से बेच रहे हैं और ज्यादातर किस में बेच रहे हैं, दर्जन में। तो कंपैरिजन करना थोड़ा मुश्किल हो गया है ना। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपको सस्ता कहाँ मिल रहा है, किस चीज में मिल रहा है, किलो में सस्ता मिल रहा है या फिर दर्जन में। तो क्या होता है, अगर सब जगह यूनिट जो है वो सेम हो जाती है तो कंपैरिजन जो होता है वो इजी हो जाता है कि इस एरिया में केले सस्ते हैं या उस एरिया में, है ना। ठीक है, अब एयरप्लेन फ्यूल मिसकैलकुलेशन आपके एनसीईआरटी में दे रखा है। उसमें क्या बताया है कि एक प्लेन में 22,300 किलोग्राम फ्यूल की जरूरत थी, लेकिन जो क्रू मेंबर्स होते हैं उन्होंने क्या किया, इसको किलोग्राम ना लेके एलबी ले लिया, पाउंड्स ले लिया। ठीक है, अब मैंने बताया 1 किलोग्राम में आपका 2.2 एलबी होता है, तो यानी बहुत फर्क आ गया। इतना किलोग्राम फ्यूल चाहिए था लेकिन ले लिया कितना, 22300 LB। यूनिट के चेंज होने से यहां पे अमाउंट चेंज हो गया। तो हुआ क्या, उसमें 15,000 लीटर अप्रोक्सीमेट, 15,000 किलो अप्रोक्सीमेट कम पड़ गया फ्यूल। ठीक है, डेंसिटी वगैरह का कोई था चक्कर, तो उन्होंने इसकी जगह ये एलबी ले लिया और 15,000 किलो का क्या हो गया, फर्क आ गया फ्यूल में। अब क्या हुआ, अब एयरलाइंस को हुआ नुकसान। उन्होंने क्या किया, इमरजेंसी लैंडिंग कराई। हालांकि इमरजेंसी लैंडिंग सेफ हो गई थी, किसी भी पैसेंजर को दिक्कत नहीं आई थी, लेकिन नुकसान किसको हुआ, एयरलाइंस को हुआ और पैसेंजर का टाइम वेस्ट हुआ। जहां वो जाना चाहते थे वो समय पे नहीं पहुंच पाए, शायद उनका नुकसान हुआ होगा। तो इसीलिए बोला गया कि ये जो यूनिट्स हैं वो हर जगह सेम होनी चाहिए, ताकि जो ये मिसकैलकुलेशन हो वो ना हो पाए। ठीक है, तो लेसन क्या मिला हमें, ऑलवेज यूज करेक्ट यूनिट्स। हमेशा हमें क्या करना है, करेक्ट यूनिट्स यूज करनी। आगे जब आप सवाल करोगे तो उसमें भी आप फंसोगे, कहीं पे किसी की कुछ और यूनिट ले लोगे, कहीं पे किसी की कुछ और यूनिट ले लोगे, तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, यूनिट सेम करनी है पहले, सही करनी है पहले। ठीक है, आगे है एसआई यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स यूज्ड वर्ल्ड वाइड। ये एक ऐसी यूनिट है जो इंटरनेशनली नोन हो, वर्ल्ड वाइड इस यूनिट को यूज किया जा सके। ठीक है, तो उन्हें हम बोलेंगे ऐसा यूनिट। जैसे स्पीड ऑफ लाइट, इसको हम डिनोट करते हैं सी से, ये होता है 299,792,458 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सी का मतलब यहाँ पे कैलोरीटास होता है जिसका मतलब है स्पीड, तो सी से इसे डिनोट करते हैं स्पीड ऑफ लाइट को। इतनी इसकी वैल्यू है स्पीड ऑफ लाइट की मीटर पर सेकेंड। इसको हम अप्रोक्सीमेटली 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड यूज कर लेते हैं कैलकुलेशन के हिसाब से। ठीक है, आगे मैं बताऊंगा कि कहां पे अप्रोक्सीमेशन लेते हैं, कहां पे हम रियल वैल्यू लेते हैं। ठीक है, तो कुछ साइंटिफिक इंपॉर्टेंट टर्म्स भी है, उन्हें समझ लेते हैं। जैसे पहला है लॉ। लॉ क्या है, डिस्क्राइब्स अ पैटर्न इन नेचर, यानी नेचर में कुछ पैटर्न्स हमेशा ही आपको ऑब्जर्व होंगे। ठीक है, उनको ध्यान में रखते हुए लॉ बनाए जाते हैं। ऑफन रिटन इन वर्ड्स और मैथमेटिकल फॉर्म, मैथमेटिकल फॉर्म या फिर वर्ड्स में आपको देखने को भी मिल सकते हैं ये लॉ। ये बताते हैं कि क्या हुआ। जैसे मान लो एग्जांपल से देखो, लॉ ऑफ मोशन जो है आइजैक न्यूटन ने एक्सप्लेन किया था कि मोशन क्या होता है, कैसे होता है। इनके ऊपर अपने 3 लॉ निकाले थे। इन्होंने ऑब्जर्व ही तो किया नेचर में कि अगर आप किसी को चाटा मारते हो तो जितनी तेज चाटा मारते हो उसको तो लगती है, आपके हाथ पे भी लगती है। तो ये क्या किया, उन्होंने ऑब्जर्व किया, फिर बताया कि क्या हो रहा है, जितने रिएक्शन से आप किसी चीज को धक्का मारोगे, फोर्स लगाओगे, उतना ही फोर्स आप पे भी लगेगा। ठीक है, तो ये इन्होंने क्या किया, लॉ दिया। अगर आप बस में जा रहे हो तो बस वाला सडनली क्या करता है, ब्रेक मारता है तो आप आगे की तरफ चले जाते हो। तो ये क्या है, ऑब्जर्व किया इन्होंने, तब जाके इन्होंने क्या किया, लॉ दिए।
आगे आता है थ्योरी। थ्योरी क्या है? एक्सप्लेन्स व्हाई समथिंग हैपेंस। ये एक्सप्लेन करता है कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, क्या कारण था उसका। ठीक है, बेस्ड ऑन एविडेंस एंड एक्सपेरिमेंट्स। यानी ये कोई लकी गैस नहीं है कि गैस मार दिया कि ऐसे हुआ होगा। ये एक्सपेरिमेंट और एविडेंस के बेस पे थ्योरी निकाली जाती है ताकि ये जो लॉ है उसे एक्सप्लेन किया जा सके। ठीक है, जैसे एटॉमिक थ्योरी एक्सप्लेन करती है कि मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कैसे हुआ। मॉलिक्यूल्स बनते हैं, जैसे मान लो कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता है मॉलिक्यूल है, तो ये बने कैसे, तो ये आपको पता चलेगा एटॉमिक थ्योरी में। ठीक है, वहां पे एक्सप्लेन किया जाता है। आया समझ में? प्रिंसिपल, अ जनरल आइडिया और रूल यूज टू अंडरस्टैंड सिचुएशन। प्रिंसिपल क्या है? एक जनरल आइडिया है या फिर एक रूल है जो कि सिचुएशंस को समझने में हेल्प करता है। एग्जाम्पल है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इस प्रिंसिपल में क्या बोलते हैं कि एनर्जी ना ही क्रिएट की जा सकती ना ही डिस्ट्रॉय की जा सकती। अब जैसे आपने सुना होगा आत्मा जो है वो कभी नहीं मरती, वो एक जीव से दूसरे जीव में क्या हो जाती है? ट्रांसफर हो जाती है ना। तो ऐसे ही यहाँ पे एनर्जी भी करती है कि जब आप लाइट जलाते हो, इलेक्ट्रिसिटी चालू करते हो, तो क्या होता है? करंट फ्लो होता है और वो लाइट रोशनी देना स्टार्ट कर देती है। जो बल्ब है वो लाइट देना स्टार्ट कर देती है। तो इसमें हुआ क्या? इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई? लाइट एनर्जी में। अब थोड़ी देर बाद बल्ब क्या होता है? गर्म भी हो जाता है। तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट में भी कन्वर्ट हो रही है और लाइट में भी। तो ये क्या हुआ? कन्वर्जन हुआ, खत्म नहीं हुई यहाँ पे लाइट। ठीक है, आगे हम और डीपली हम जब चैप्टर आएगा तो और पढ़ेंगे। साइंटिफिक आइडियाज आर नॉट फाइनल और चेंज विथ न्यू एविडेंस। या और हटा लो एंड लिख लो। जो साइंटिफिक आइडियाज है वो फाइनल नहीं होते, वो चेंज हो सकते हैं जब आपको नए एविडेंस मिलेंगे। जैसे मान लो पहले किसी टेक्नोलॉजी की वजह से हमने कुछ एज्यूम कर लिया कि अच्छा ये हो सकता है, तो उस पर हमने कोई थ्योरी दे दी, हमने मतलब साइंटिस्ट ने थ्योरी दे दी। आगे आने वाले टाइम पे क्या हुआ? टेक्नोलॉजी आ गई, फिर हमने वो एजम्पशन जो लिए थे उसके बारे में चेक किया तो कुछ चीजें गलत भी निकली, तो उससे क्या किया? हमने रिजल्ट निकाले और थ्योरी में बदलाव कर दिए, यानी नए एविडेंस हमें मिल गए। तो नए एविडेंस आने पे क्या हो सकता है? ये साइंटिफिक आइडियाज चेंज भी हो सकते हैं। ठीक है, अब आगे साइंस हेल्प्स अस प्रिडिक्ट फ्यूचर आउटकम्स। यानी कि साइंस जो है वो फ्यूचर के आउटकम्स को भी प्रिडिक्ट करता है। कैसे? जैसे अगर जो बादल है वो काले हो गए, घने हो गए, ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि बारिश हो सकती है। अब रीजन अभी मैं आपको थोड़ी देर बाद डीपली समझाऊंगा कि बारिश हो सकती है। आपने क्या किया? अनुमान लगाया। अब आपने देख के अनुमान लगा लिया कि बारिश हो सकती है, तो आपने क्या किया? प्रिडिक्शन करी। किस वजह से? कि क्लाउड्स जो है वो डार्क दिख रहे हैं, इसलिए क्या है? बारिश हो सकती है। लेकिन क्या साइंटिफिकली जो साइंटिस्ट है वो भी ऐसा ही सोचते हैं? नहीं। प्रिडिक्शंस आर बेस्ड ऑन लॉजिक एंड एविडेंस। लॉजिक और एविडेंस होने चाहिए तभी वो प्रिडिक्शन करेंगे। जैसे आज से कुछ साल पहले कुछ चीज हुई होगी किसी चीज की वजह से, जैसे मान लो कोई मीटियोर्स गिरे तो उससे क्या हुआ? किसी धरती पे इंपैक्ट पड़ा। अब मान लो 10 साल बाद वही सेम साइज का मीटियोर्स दोबारा गिर रहा है, तो साइंटिस्ट क्या कर सकते हैं? प्रिडिक्शन कर सकते हैं, अच्छा ये गिर रहा है, इतनी स्पीड से गिर रहा है, पहले भी गिरा था, तो ये इतना इतना इंपैक्ट कर सकता है। तो ये प्रिडिक्शन हो गई। तो आपने बोला कि प्रिडिक्शन जो है वो लॉजिक और एविडेंस से होते हैं, ठीक है। अगर प्रिडिक्शन गलत हो गई तो प्रिडिक्शन सही हुई तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, अच्छा लगेगा हमें। अगर प्रिडिक्शन गलत हुई, क्योंकि प्रिडिक्शन है भाई, फ्यूचर किसने देखा है, प्रिडिक्शन गलत हुई यानी करेक्ट नहीं हुई, तो साइंटिस्ट क्या करते हैं? रीचेक करते हैं, इंप्रूव करते हैं और रिफाइन करते हैं। ठीक है, वो हार नहीं मानते, वो रीचेक करते हैं, रिफाइन करते हैं। ठीक है, फिर आपको क्या करते हैं? बताते हैं, इंप्रूव करके रिफाइन करते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ? जब आपने बोला कि बादल काले दिख रहे हैं तो बारिश हो सकती है, ये वीक प्रिडिक्शन है। साइंटिस्ट क्या करेंगे? वे देखेंगे कि वेदर लास्ट टाइम कैसा था जब बारिश हुई थी, ह्यूमिडिटी क्या थी पिछली बार या इस बार क्या है, विंड स्पीड डायरेक्शन देखेंगे, टेम्परेचर देखेंगे कैसे चेंज हो रहा है, तो वो उस हिसाब से क्या करेंगे? अनुमान लगाएंगे कि बारिश हो सकती है या नहीं हो सकती।
ठीक है, तभी तो आप वेदर कास्ट पे देखते हो 25% दिखता है, 30% दिखता है, तो वो उसी हिसाब से प्रिडिक्शन करते हैं कि इतनी परसेंट जो है वो बारिश प्रिडिक्शन हुई है। ठीक है, इतने परसेंट सच है कि हाँ बारिश हो सकती है। अब वेदर फोरकास्ट भी गलत हो जाते हैं कि कहीं पर लिखा होता है हैवी रेन लेकिन होती नहीं है बारिश। क्यों? क्योंकि जो ये प्रिडिक्शन हुई है वो छोटी छोटी हमने कैलकुलेशन करी है, उनकी वजह से प्रिडिक्शन आई है। अब इन कैलकुलेशन में थोड़े बहुत चेंजेस भी आ सकते हैं, जैसे विंड स्पीड सपोज 20 नॉटिकल माइल्स थे, ठीक है, यानी नॉटिकल माइल्स छोड़ो, मीटर पर सेकंड थी, कुछ 20 मीटर पर सेकंड विंड स्पीड थी, ठीक है, अब हो गई 20.1 मीटर पर सेकंड। तो आपने क्या किया, 1 को इग्नोर कर दिया, ठीक है। अब ये छोटे छोटे चेंजेस की वजह से कैलकुलेशन जो आई उनके हिसाब से आपने क्या किया, प्रेडिक्शन कर दी। अब इन्हीं चेंजेस की वजह से क्या होता है, कभी कभार बड़े बड़े डिफरेंस देखने को मिलते हैं। अब ये बहुत बढ़िया लाइन बोली है, साइंस की लैंग्वेज में भी और रियल लाइफ में भी। छोटे छोटे चेंजेस कैलकुलेशन में एरर आए तो बड़े बड़े डिफरेंस आगे जाके क्रिएट हो सकते हैं। जैसे अगर आप एक मिसाइल लॉन्च करते हैं तो उसके लिए एंगल बिल्कुल परफेक्ट रखते हैं, ठीक है, बिल्कुल जरा सा भी अगर आप ऐसे ले जाना है सीधा 90 डिग्री पे और 89 डिग्री पे आपने लॉन्च कर दिया तो वो क्या होगा, उसकी डायरेक्शन धीरे 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 क्या होगी, चेंज हो जाएगी। तो बहुत ज्यादा फर्क आ जाता है छोटे छोटे कैलकुलेशन में चेंज करने से। तो ये तो हो गया साइंस की बात। अब रियल लाइफ में क्या होता है, रियल लाइफ में जैसे मान लो आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आया, छोटा सा टॉपिक था, तो आपने बोला छोटी सी चीज है बाद में करते हैं, फिर एक टॉपिक दोबारा आया, फिर छोटा सा टॉपिक समझ नहीं आया, आपने बोला बाद में करते हैं, तो आपने वो छोटा चीज बना बना के क्या कर दिया, बड़ी चीज बना दी। अब वो बाद में आप पे एक साथ जब पेपर आएंगे तो धावा बोलेंगे कि भैया हमें पढ़ा नहीं, हम ही आएंगे क्वेश्चन में, ऐसा ही होता है। तो वो आपके लिए क्या हो गया, बड़ा इंपैक्ट क्रिएट कर गया। अगर आप वो वहीं छोटी छोटी प्रॉब्लम तभी खत्म कर दो तो वो बड़ी बनेगी ही नहीं। ऐसा ही होता है रियल लाइफ में। अगर आप अपनी लाइफ में छोटी मोटी चीजें बदलाव कर लो, जैसे आप सुबह जल्दी उठो, 1 घंटा अपनी एक्सरसाइज करो बॉडी पे, तो बॉडी पे इंपैक्ट पड़ेगा, ठीक है, एनर्जी आएगी। अगर आप जो डेली हम पढ़ा रहे हैं उसे रोज याद करो या फिर रोज पढ़ लो, जैसे हमने पढ़ाया, अपने नोट्स बनाए, तो थोड़ी देर बाद जैसे रात के टाइम में या जब भी आपको खाली टाइम मिले तो उसे खोल के रिवाइज कर लिया कि क्या क्या हमने आज पढ़ा था। तो ये छोटे छोटे इंपैक्ट क्या कर सकते हैं, बड़ा चेंज ला सकते हैं, ठीक है। अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, बता दिया मैंने, ठीक है। तो ऐसे वेदर फोरकास्ट रॉन्ग भी हो सकती है। अब साइंस की कुछ लिमिटेशन है, इवन बेस्ट थ्योरीज हैव लिमिटेशन। जो बेस्ट थ्योरीज होती है उन पे भी लिमिटेशन होती है, ठीक है। कुछ टेक्नोलॉजी की वजह से हो सकता है, कुछ एजम्पशन की वजह से हो सकता है। मे फेल व्हेन न्यू कंडीशन अराइज और मेजरमेंट इंप्रूव्स। जब ये थ्योरी बनाई, बेस्ट बनाई उस टाइम के लिए, लेकिन आगे चल के क्या हो सकता है, फेल हो सकते हैं क्योंकि नई कंडीशंस आ गई, या फिर मेजरमेंट इंप्रूव हो गया। जैसे पहले स्केल से मेजर करते थे, अब बर्नियर कैलिपर वगैरह ये सब चीजें आती है, उनसे बहुत ज्यादा एक्यूरेट मेजर करते हैं। तो मेजरमेंट ठीक होने से क्या हो सकता है, ये थ्योरीज भी चेंज हो सकती है। गलत नहीं होगी, पूरी गलत नहीं होगी, आधी उस टाइम तक जो मेजरमेंट थी या फिर जो भी कंडीशंस थी तो वो तो सेटिस्फाई कर रही है ना, वो सेटिस्फाई करेगी, लेकिन आगे आने वाले टाइम पे कुछ चेंजेस आए उनको वो क्या करेंगे, एडअप कर देंगे, ठीक है। स्ट्रेंथ क्या है साइंस की, सेल्फ करेक्टिंग, यानी जैसे जैसे आगे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है वैसे वैसे क्या होती है, साइंस अपने आप को करेक्ट करती है, यानी साइंटिस्ट जो है वो करेक्ट करते हैं। आइडियाज आर एक्सेप्टेड ओनली विद एविडेंस। जो आइडियाज एक्सेप्ट होते हैं साइंस में वो एविडेंस के बेस पे होते हैं, बिना एविडेंस के कुछ नहीं होता है यहाँ पे, ठीक है। कि सपने में मेरे को भगवान आए और उन्होंने ये बोल दिया तो ऐसा ही होता है, आपने बोल दिया, एविडेंस देना पड़ेगा, बेशक वो सच हो, एविडेंस देना पड़ेगा आपको, ठीक है, तभी वो साइंस में माना जाएगा। इंपॉर्टेंस ऑफ एस्टिमेशन। अब अनुमान लगाना है आपको, सपोज घर बनाना है, तो आप मिस्त्री से बोलोगे मुझे 4 कमरे बनाने हैं, कितनी ईंट लगेगी, तो वो बताएगा कि 20,000 ईंट लग जाएगी, ठीक है, क्योंकि वो काम करता रहता है, उसी चीज के बारे में नॉलेज है उसको, तो वो बताएगा इतना मसाला लगेगा, इतना सीमेंट लगेगा, इतना ये लगेगा, इतना वो लगेगा, ठीक है। तो एस्टिमेशन कर दिया उसने और आपने सामान मंगा के बना लिया। तो इसमें क्या होता है, इसमें इंट्यूशन आपका बिल्ड होता है, यानी कि हाँ सही चीज हम कर रहे हैं। अगर आप बिना मिस्त्री से पूछे 50,000 ईंट मंगवा लो और मटेरियल मंगवा लो,
50,000 ईंट मंगवा ली और मटेरियल जो लगना है सीमेंट वगैरह वो कम मंगवा लिया, तो मिस्त्री क्या करेगा, मिस्त्री बोलेगा ये तो गलत है ना, जितनी चीज आनी चाहिए वो नहीं आई। तो इंट्यूशन क्या होता है, बिल्ड होता है जब एस्टिमेशन लगाते हो कि हाँ हम सही कर रहे हैं। डिटेक्ट एरर्स डिटेक्ट हो जाते हैं, जैसे मान लो कि 20,000 ईंट आई, तो उसमें थोड़े बहुत जो एरर आएंगे वो तो आएंगे, लेकिन वो ना के बराबर होंगे जब आपने अनुमान लगा लिया होगा। और अनुमान भी कब लगाओगे, जब आपको पता होगी चीजों के बारे में, ठीक है। तो मिस्त्री जब हिसाब लगाते हैं तो ईंट में फर्क कितना आता है, 100-150 ईंटों का फर्क आता है, ज्यादा नहीं आता, ठीक है। अगर आप गलत वे में बना रहे हो चीज, जैसे मान लो आपको 4 कमरे बनाने हैं, तो आपने अनुमान लगा के, आपको पता कुछ नहीं है, आपने अनुमान लगा लिया, बस इतनी ईंट मंगवानी है, आपने मंगवा ली, पैसा बहुत है आपके पास, तो क्या होगा, वहां पे एरर्स आएंगे, ठीक है। अगर आप सही तरीके से अनुमान लगाओगे तो एरर कम आएंगे। चेक इफ आंसर इज रीजनेबल, आपको पता भी चल जाएगा एंड में कि जो आंसर आपका आया है वो रीजनेबल आया है, सही आया है, सही आपने सोचा था, या सही मिस्त्री से सोचा था, ठीक है, अच्छा मिस्त्री मिल गया आपको, ठीक है। तो एक और एग्जांपल है, एयर वी ब्रीथ। सपोज आप बहुत बड़ी कंपनी के मालिक हो और आपको बनाना है एक एयर प्योरीफायर, ठीक है। तो वो आपको इंसानों के हिसाब से बनाना है कि एक इंसान के लिए बना रहे हो, 2 के लिए बना रहे हो, 3 के लिए बना रहे हो, 4 के लिए बना रहे हो, ठीक है। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि एक इंसान कितनी सांस लेता है वॉल्यूम में, कितनी वॉल्यूम एयर जो है वो इनहेल करता है। तो आप अंदाजा लगाओगे कि सपोज 12 से 15 ब्रेथ हम लेते हैं, ठीक है, पर मिनट। आपने क्या किया, 1 मिनट रुक के गिन लिया कि आपने कितनी सांस ली। अब इसे 15 ही मान लो, ठीक है, आपको प्रोडक्ट अच्छा बनाना है, तो 15 को मल्टीप्लाई कर दो 24 से और 60 से, यानी कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 दिन में 24 घंटे। तो इसका अप्रोक्सीमेशन आपका 15,000, 15 नहीं 20 आएगा, 20,000 अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आ गई, यानी इतनी ब्रीथ आप करते हो डेली 20,000 बार, ठीक है। अब आपको ये ब्रीथ आई है ना, सबके फेफड़े एक जैसे थोड़ी ना होंगे कि वो 20,000 के मुकाबले इक्वल होंगे, कि ये 20,000 सांस ले रहा है, ये भी 20,000 ले रहा है, तो वो इक्वल वॉल्यूम के होंगे, तो आपको वॉल्यूम भी निकालना पड़ेगा। तो आप क्या देखते हो कि 0.5 लीटर एक सांस में आप इनहेल करते हो, तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे 20,000 से, तो आपको 10,000 लीटर वॉल्यूम मिल जाएगा आपको एयर का, कि इतनी एयर जो है वो इनहेल करता है एक इंसान एक दिन में। फिर आपने क्या किया, इसे क्रॉस चेक किया। क्रॉस चेक करने के लिए आपने क्या किया, एक गुब्बारे को फुलाया, फिर 2 को फुलाया, 3 को फुलाया, आपने टाइम देखा कि 1 मिनट में आप 3 गुब्बारे फुला लेते हो, यानी 3 बलून्स आप फुलाते हो पर मिनट, ठीक है। तो एक दिन में कितने मिनट होते हैं, 1440 मिनट पर डे, ठीक है। अब आप ये देखते हो कि एक बलून में 2 लीटर वॉल्यूम आ सकता है पर बलून, ठीक है, ये मिनट। अब जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका इतना आएगा लमसम, मैंने यहाँ कैलकुलेशन नहीं करी, इतना आएगा, अगर आप कैलकुलेशन करोगे 8,600 समथिंग कुछ जाएगा, ठीक है। तो आपने यहाँ पे जब 0.5 लीटर लिया था तो इतना आया था, और जब आपने 2 लीटर पर बलून का लिया दूसरी तरीके से किया तो इतना आया, तो यानी आपका एस्टिमेशन ऑलमोस्ट ठीक ठाक आया है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, उस प्योरीफायर का रेंज सेट कर दोगे कि पर इंसान के लिए 8,000 से 12,000 तक एयर प्योरीफायर करना ही करना है उसे, ठीक है। तो थोड़ा बहुत नीचे थोड़ा बहुत ऊपर आपने एस्टिमेशन कर दिया, उस हिसाब से आप अपना क्या बनाओगे, एयर प्योरीफायर। तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया। अब अप्रोक्सीमेट आंसर इज इनफ, कब कब अप्रोक्सीमेट आंसर सही रहेगा, जब फूड के लिए आप एस्टिमेशन कर रहे हो कि कितना फूड लगेगा, जैसे भंडारा करवाना है आपको, तो आपको एस्टिमेशन करना पड़ेगा कि कितना किलो आटा आना चाहिए, कितने किलो आलू वगैरह सामान जो है आना पड़ेगा, ठीक है। तो वहां पे चल जाएगा काम, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा। एयर ब्रेथ इन अ डे, जैसे मैंने अभी बताया, तो वो भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कैलकुलेशन करोगे तो चल जाएगा थोड़ा बहुत, ठीक है।
एग्जैक्ट वैल्यू कहाँ कहाँ पे जरूरत पड़ेगी आपको, जब मेडिसिन चाहिए, मेडिसिन की डोसेज कैलकुलेट करनी है, या इंजीनियरिंग की कैलकुलेशंस चाहिए, जैसे पिलर वगैरह बनाने हैं, तो आपको या फिर इंजीनियर साहब को करेक्ट कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, वहां पे एरर की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, ठीक है, वरना पता चले ब्रिज ही गिर रहे हैं और आप भी गिर रहे हो, है ना। तो ऐसे क्या होता है, एस्टिमेशन किया जाता है, और अप्रोक्स वैल्यू कहाँ लेनी है और एग्जैक्ट वैल्यू कहाँ लेनी है, ये आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, कहाँ जरूरी है कहाँ नहीं। अब ब्रांचेस ऑफ साइंस में आप देखोगे फिजिक्स होती है, केमिस्ट्री होती है, बायोलॉजी और अर्थ साइंस, ठीक है। ये तीनों चारों सब्जेक्ट जो है आपस में इंटरकनेक्टेड है। कैसे, एक एग्जांपल है फेस मास्क का। कोविड-19 के टाइम पे जब कोरोना आया था तो मास्क बहुत ज्यादा लोगों ने पहने थे, तो मास्क क्या सिर्फ साइंस की वजह से बना है? नहीं ना, सब चीजों की वजह से बना है। जैसे मास्क में कैलकुलेशंस हुई कि कितने स्मॉल पार्टिकल्स जो है वो आ सकते हैं, यानी कैलकुलेशन किससे हुई? मैथ से, ठीक है। पार्टिकल्स कितनी स्पीड से जा रहे हैं, कैसे मोशन कर रहे हैं, कैसे मूव कर रहे हैं, ये फिजिक्स ने बता दिया। अब कपड़ा किस तरीके का बनना है, ये केमिस्ट्री ने बता दिया, ठीक है। कौन से टाइप का कपड़ा बनना है मास्क का, ये केमिस्ट्री ने बता दिया। वायरस कैसे हैं, ये बायोलॉजी ने बता दिया। तो ये क्या है, इंटरकनेक्टेड है आपस में। यही नहीं, साइंस, सोशल साइंस, आर्ट्स, ये भी आपस में इंटरकनेक्टेड है। कैसे, एक एग्जांपल देता हूं मेट्रो का, ठीक है। तो मेट्रो बनानी थी, तो मेट्रो बनाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, पॉपुलेशन कितनी कहां पे है, या कितनी जगह कहां से लोग आना जाना करते हैं, तो ये सोशल साइंस ने बता दिया। जैसे दिल्ली में कितनी सीट्स हैं, वहां पे कितनी पॉपुलेशन है, कि इस एरिया में ज्यादा पॉपुलेशन है, यहां से लोग ज्यादा यहां आते हैं, तो ये क्या हो गया, पॉपुलेशन वगैरह कैलकुलेट करी सोशल साइंस की मदद लेके और मैथ की मदद लेके कैलकुलेशन कर दी। फिर क्या किया, साइंस की मदद से स्ट्रक्चर वगैरह क्रिएट किए कि सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आना चाहिए, दो पिलर के बीच में, पिलर किस किस कितने कितने डिस्टेंस पे लगना चाहिए, ठीक है, ताकि पिलर जो है वो गिरे ना, मजबूत रहे। और जो चीजें हैं, मिश्रण बनाते हैं, जैसे सीमेंट वगैरह ये सब बनता है जिनसे पिलर बनते हैं, तो उनकी कैलकुलेशन साइंस और मैथ की वजह से हो गई, ठीक है। यहाँ पे आर्ट कैसे आई कि पिलर किस डिजाइन से बनाए ताकि मजबूती रहे। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे वंदे भारत है, बुलेट ट्रेन है, इनके आगे चोंच सी बनी होती है, तो वो किसका नतीजा है, आर्ट का। आर्ट यहाँ पे यूज करके ही क्या किया गया है, उसको ऐसे डिजाइन बनाया गया है। क्यों? मैथमेटिक्स ने बताया कि जो एयर है वो स्पीड से फ्लो होती है, साइंस ने बताया कि वो जो स्पीड से फ्लो होती है, जब हम या फिर मेट्रो जो है या फिर जो भी गाड़ी है, हम अगर तेजी से भागेंगे या फिर कोई भी व्हीकल तेजी से भागेगा तो एयर फ्लो लगता है, ठीक है। जितनी स्पीड से ट्रेन जा रही है और फोर्स लगा रही है एयर पे, एयर उतना ही फ्लो फोर्स जो है वो हमारे पे लगाएगा। तो आर्ट की मदद से हमने क्या किया, उस एयर फ्लो को डाइवर्ट कर दिया, ठीक है। आर्ट की मदद से ही तो ऐसे चोंच बनाई उसकी, तो वो डाइवर्ट कर दिया। तो यानी कि सारे जो सब्जेक्ट है आपके आपस में इंटरकनेक्टेड है, कहीं ना कहीं एक दूसरे का यूज हो रहा है, ठीक है। ग्रोथ ऑफ साइंस कैसे हुई, मैनी साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया, डिफरेंट कल्चर्स से साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया, और एक आज ही आके उन्होंने साइंस नहीं बना दी, बहुत टाइम लगा इनको, तब जाके साइंस जो है वो यहाँ पे बनी, ठीक है। तो साइंस भी काफी स्ट्रगल फेस से गई है। जैसे क्या होता है, साइंस को भी बहुत ज्यादा टाइम लगा बनने में, पहले गलत बनी, फिर सुधार हुए, ठीक है, और आपकी बुक तक आने के लिए उसको भी बहुत ज्यादा टाइम लगा। तो चीजें साइंस के साथ भी वही है जो आपके साथ होती है या हमारे साथ होती है, स्ट्रगल फेस सबका होता है, धीरे धीरे ही वो सुधारी जा सकती है। ये चैप्टर थोड़ा सा मोटिवेशन चैप्टर है कि साइंस को लेके, जैसे बच्चे जो है घबरा जाते हैं कि साइंस क्यों है, हमें क्या जरूरत है इसकी, ठीक है। तो लास्ट में एक चीज और है कि जो साइंस है, अगर आप आगे साइंस भी नहीं लोगे तब भी आपसे जुड़ी हुई है। कैसे? टेक्नोलॉजी तो बढ़ती रहेगी, आप फोन यूज कर रहे हो उसमें भी साइंस लगी है,
ठीक है, कौन से तरीके के मेटल्स लगे हैं उसमें, गोल्ड भी लगता है, सिल्वर भी लगता है, ठीक है, उसमें भी साइंस है। आप क्रिएटिव थिंक भी कर सकते हो साइंस की मदद से, क्रिएटिविटी भी ला सकते हो किसी चीज में। तो बहुत सारी चीजें जो है वो साइंस से कनेक्टेड है। अगर आप साइंस आगे नहीं भी लोगे तब भी आपकी लाइफ से जुड़ा हुआ रहेगा ये, ठीक है। तो इस चैप्टर के माध्यम से बस यही बताना था कि साइंस जो है वो इम्पोर्टेंट है, और कैसे कैसे इंपॉर्टेंट है तो बता दिया, दूसरे चैप्टर से, दूसरे सब्जेक्ट से कैसे इंटरलिंक है ये भी बता दिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।